अब ध्यान नगरिकन जनता समाज पार्टी नेपालको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष दलितलाई साथै माया गर्ने माननीय सुविता शाहजीलाई आफ्नो छोटो शुभकामना मन्त्रीको लागि मञ्चमा आउनु पर्छ। अपने सबके एक वास्तव में हम अखन निधि भवन में उपस्थित छी मिथिला आवाज के माध्यम से हमारे सबक इस चैनल से अपने सबके दलित के महाधिवेशन हो रहा से दलित लोग सब बहुत से जनता समाजवादी के पार्टी के लोग सब लगायत विभिन्न लोग सब से जना प्रदेश सभा सांसद रामाशीष यादव, पूर्व मुख्यमंत्री लाल बाबू राव, राष्ट्रीय अध्यक्ष लगायत विभिन्न कहीं तो नेपाल से विभिन्न जगह से आयल लोग सब छथिन। हम बेसी अपने सबके जानकारी सब अपने सब वीडियो में देखबे हमर जे हमरा सबक चैनल से ओहि में अपने सब देखबे मुदा विधिवत के लेल हम ओपनिंग अपने सबके बीच में कर रहल छी जे मधेश के अधिकार कोना भेटते, दलित के अधिकार कोना भेटते, कई वास्ते राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सेहो अपन किछ बात सब रखने छथिन। जात एक चीज कहब जे मिथिला आवाज के अपने सब सब्सक्राइब कर नहीं बिसरबे, किया मिथिला आवाज के एक अभियान से जे दलित जनजाति सबके आवाज बुलंद करबाक वास्ते मिथिला आवाज अपने सबके बीच में उपस्थित रहे मुदा आई के लिए एतबे अपने सब देखते रह मिथिला आवाज हिमालय के साथ मिल गया और इसके बाद मधेसी जनता ने अपनी लड़ाई शुरू की। तो हम आपका जो भी अधिकार हम आपको मिला है इसमें हम लोग गौरव के साथ कह सकते हैं कि हमारी अधिकार जो भी लिखा गया है उसमें मधेसी जन अधिकार फोरम से लेके जनता समाजवादी पार्टी तक का अभी का जो यात्रा है और इस आंदोलन के इस क्रांति के जो नेतृत्व करने वाले प्रमुख हमारे आदरणीय नेता हैं वो माननीय उपेंद्र यादव जी हैं। हम लोगों ने जो जैसा हुआ संविधान बना और देश चल रही है। आपको पता होगा हमारे साथ राज्य ने मधेसी जन अधिकार फोरम के साथ 22 विदा समझौता किया था और इसके बाद फिर एक आंदोलन हुई संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा का जिसमें आपको 8 विदा का आपको सरकार ने समझौता किया था। हम लोग आशा रखे थे कि अब जो संविधान बनेगी नेपाल का 2072 का संविधान बनेगी, अब इसमें धोखा नहीं होगा। अंतरिम संविधान में एक प्रकार से हम लोगों ने बहुत सारे बात इंडोर्स कर लिए थे। अंतरिम संविधान में बहुत सारे अधिकार सुनिश्चित किया गया था और संविधान सभा से राज्य ने जो समझौता किया है अब वह मिलेगा। यदि राज्य ने हमारे साथ जो समझौता किया था, हमारे मधेश के आंदोलनकारी के बलिदान पर जो समझौता हुई थी, हमारे अध्यक्ष के साथ जो समझौता किया गया था, यदि 72 में संविधान जारी होता तो आज जो अधिकार मिला उसे 2-3 गुना और बहुत सारे अधिकार हम लोग को प्राप्त होता। तो एक बात तय है कि हमारे अध्यक्ष के साथ राज्य ने जो समझौता किया और 72 में कांग्रेस कम्युनिस्ट दोनों मिलकर जिसे माओवादी समेत सहभागी था जो संविधान बना, उसमें हम लोग न्याय नहीं पाए। एक तरफ दीपावली हो रही थी और दूसरा तरफ आपको तराई प्रदेश में एक आंदोलन चल रहा था, हम लोग बलिदान कर रहे थे। तो एक बात है कि अभी जो संविधान मिला है उसमें जो सीमित अधिकार है वो अभी हमारे पार्टी और नेतृत्व के और हम आपके बलिदान के कारण मिला है। अब हम लोग चाहते हैं जो अधिकार मिला है उसको कार्यान्वयन किया जाए, उसको संविधान का जो है सो जो जैसे मौलिक अधिकार के रूप में दलित को बहुत सारे अधिकार दिया गया है, अन्य जो समुदाय उनको बहुत सारे अधिकार दिया गया है, मगर जब तक कानून नहीं बनेगी आपको कोई अधिकार मिलने वाला नहीं है। इसलिए संविधान की संहिता की कार्यान्वयन किया जाए। और दूसरा बात है, आप सुन रहे होंगे भूमि विधेयक की बात जो अभी आ रहा है, तो मुख्य करके भूमि विधेयक क्या है? ये भूमि विधेयक राणा से लेकर अब तक जो यहाँ के शासक वर्ग रहे हैं जमीन बांटते आए हैं और यह जमीन बांटने के लिए, जमीन वितरण करने के लिए फिर यह विधेयक लाया है। कल प्रतिनिधि सभा से पास हुआ। इस विधेयक के विरुद्ध में सबसे बड़ा कोई लड़ाई लड़ा तो जनता समाजवादी पार्टी ने लड़ाई लड़ा। जनता समाजवादी पार्टी संसद में भी लड़ाई लड़ा और सड़क पर भी लड़ाई लड़ रही है। बावजूद भी प्रतिनिधि सभा से पास किया गया है। आज तक जो भी सुकुम्बासी आयोग के नाम पर जो आयोग बना, तराई मधेश से कोई दलित को, कोई जो गरीब लोग हैं, जो मानिए कि
जिसके पास जमीन नहीं है, आज तक किसी को जमीन नहीं दिया गया, मगर आज तक 5,70,000 हेक्टेयर जमीन आपको जमीन काट के और जमीन वितरण किया गया। मगर यहाँ के जो दलित है, डोम, चमार, कुसाद, पासवान, जो मानिए जितने भी दलित समुदाय है, तत्मा या जो गरीब लोग हैं, उनको आज तक नहीं दिया गया। इसलिए यह जो लड़ाई आप देख रहे हैं, उधर संसद से पास किया गया है और हम लोग संघर्ष में हैं। तो आपसे निवेदन है कि दलित की आज़ादी के लिए, दलित के मुक्ति के लिए और दलित के अधिकार के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो सूत्र दिया है, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। ये जो विधेयक बनी है, इसके विरुद्ध में जो आंदोलन हो रही है, इसमें हम लोग यदि चूक गए, राज्य को हम लोग बाध्य नहीं कर पाए, हमने इस विधेयक को माननीय प्रतिनिधि सभा से पास हुआ है, जनता के स्तर से इसको नहीं रोक पाए, तो यह मधेश एक बहुत ही कमजोर मधेश होगा। फिर से पहाड़ी समुदाय को वर्चस्व हो जाएगा और हम लोग को इस मधेश में ही अल्पसंख्यक होकर कमजोर होकर बिताना पड़ेगा। इसलिए आपका यह अधिवेशन एक क्रांतिकारी नेतृत्व की स्थापना करे, निर्माण करे और उसके द्वारा हम अपनी लड़ाई को लड़के अपने भाग्य भविष्य को सुनिश्चित करें। इतना कहते हुए मैं विदा होता हूँ। धन्यवाद। जय मातृभूमि। धन्यवाद माधुज्यू। हामीसँग हाम्रो आजको कार्यक्रमको प्रमुख वक्ता मुख्य आकर्षणको केन्द्र हाम्रो पार्टीका इस मंच पर आसीन हमारे पार्टी के आदरणीय उपाध्यक्ष जी, महासचिव जी, केंद्रीय कोषाध्यक्ष जी, कार्यकारिणी समिति के आदरणीय सदस्य जी, पार्टी के केंद्रीय सदस्य जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित इस अधिवेशन को सफल बनाने के लिए देश भर से आए हुए आदरणीय प्रतिनिधि और पर्यवेक्षक जी, उपस्थित पत्रकार मित्र जी, सभी में मैं पार्टी की ओर से हार्दिक अभिवादन करना चाहता हूं। जय मधेश और जय मातृभूमि कहना चाहता हूं। आप लोग नेपाल के एक सांस्कृतिक नगरी जनकपुर में अपने राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किए हैं और देश भर से इस अधिवेशन को सफल बनाने के लिए और इस अधिवेशन से एक क्रांतिकारी नेतृत्व का चयन करने के लिए आप सब यहाँ उपस्थित हैं। हम आशा करते हैं कि आपकी इस अधिवेशन से आप एक क्रांतिकारी संगठन निर्माण कर पाएंगे और इस देश में यहाँ की विगत का एकात्मक जो सामंतवादी व्यवस्था था, जिसने वर्णाश्रम धर्म के आधार पर दलित समुदाय को सबसे निचले स्तर पर रख के हजारों वर्ष से भेदभाव करते आया है। इस देश में राणा शासन से लेके इधर पंचायती व्यवस्था और अब तक भी दलित के ऊपर विभेद, अन्याय और अत्याचार जारी ही है। तो जब तक इस देश की दलित इस देश के शासन के प्रमुख जगह पर नहीं जाएंगे, जब तक इस देश के दलित राजनीतिक पार्टी के प्रमुख स्थान पर नहीं जाएंगे, जब तक इस देश की दलित यहाँ के जितने भी प्रशासनिक क्षेत्र है या महत्वपूर्ण क्षेत्र है उस जगह पर नहीं जाएंगे, तो यह जो लोकतंत्र है वो अधूरा रहेगा। लोकतंत्र का मतलब होता है कि देश के जो सबसे आधारभूत वर्ग के लोग हैं, जो दलित है, दबे कुचले हैं, जिनको राज्य ने जो मानिए कि प्रतिगामी व्यवस्था रहा होगा, उस व्यवस्था ने जो अन्याय अत्याचार किया, तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन्हें न्याय मिले और उन्हें सम्मानजनक जिंदगी मिले। उनको राज्य की हर एक अंग तह और निकाय में एक समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हो और एक सामाजिक न्याय की उनकी पूर्ण व्यवस्था हो। तो अभी क्या हो रहा है, हम आप देख रहे हैं कि जिस तरह यहाँ के राणाशाही, जिसे हम जहानिया शासन कहते थे, राजाशाही सामंती व्यवस्था जो राजा महाराजा ने चलाया, तो उनके द्वारा जिस प्रकार का अन्याय अत्याचार दलित समुदाय पर हो रहा था, हम लोग ये आशा किए थे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था आने के बाद इसमें कमी होगी और हमारी अधिकार मिलेगा और हम भी इस देश के एक नंबर नागरिक के रूप में आगे बढ़ेंगे। हालांकि हम सबको मालूम है कि इस देश में अब तक 7 संविधान बना। अभी का जो संविधान है 2072 का जो नेपाल का संविधान है, यह संविधान तुलनात्मक रूप में नेपाल के सारे संविधान से ज़्यादा प्रगतिशील है और हम आपके हित में विगत सारे संविधान से यह संविधान ज़्यादा उपयोगी है। तो यह संविधान वैसे ही नहीं आया।
हम आप सबको मालूम है कि इससे पहले कांग्रेस कम्युनिस्ट का सरकार था, हालांकि वो अभी अपने आप को लोकतांत्रिक सरकार ही कहता था। 40 साल के आंदोलन के बाद जो सरकार आया वो सरकार लोकतांत्रिक सरकार ही था, और उस सरकार के नेतृत्व यहाँ के कांग्रेस और कम्युनिस्ट कर रहे थे। तो फिर इस देश में क्यों जन युद्ध हुआ? क्यों माओवादी को बंदूक उठाना पड़ा? इस देश में क्यों मधेसी जन अधिकार फोरम को तमाम मधेसी जनता के लिए एक लड़ाई का बिगुल फूंकना पड़ा? क्यों लोकतांत्रिक व्यवस्था के बावजूद भी हजारों लोग को बलिदान देना पड़ा? आपको पता होगा, चाहे वो जनयुद्ध की क्रांति हो या मधेसी जन अधिकार फोरम के नेतृत्व में हुआ या दूसरा मधेश आंदोलन का क्रांति हो, तराई के जो दलित समुदाय है उनकी बलिदान के बिना, उनकी कुर्बानी के बिना इस देश में जो अभी हम सीमित जो लोकतांत्रिक जो अधिकार प्राप्त किए हैं या जो संविधान प्राप्त किए हैं, यह संभव नहीं था। आपको पता होगा कि विगत में जो माओवादी जनयुद्ध हुआ उसमें तराई मधेश से सैकड़ों संख्या में दलित समुदाय के लोग बलिदान किए थे। हम लोग को आशा था कि जब माओवादी शांति प्रक्रिया में आया, जब अंतरिम संविधान बनी, तो लोगों का अपेक्षा था कि कांग्रेस और एमआलए ये तो मधेसी विरोधी है ही, ये दलित मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के विरोधी है ही, मगर माओवादी जिसने 10 वर्ष युद्ध किया और जिसका सबसे आधारभूत वर्ग दलित वर्ग था, जो दलित ने उसको सबसे ज्यादा जगह दिया, शरण दिया और उस क्रांति में अपना खून बहाया और योगदान किया, अंत में क्या किया? वह भी अंतरिम संविधान बनाते समय कांग्रेस एमआलए के साथ आत्मसमर्पण कर गए, और वहीं से मधेश क्रांति की जन्म होता है, वहीं से माननीय उपेंद्र यादव का जन्म होता है, और वहीं से एक नया तराई मधेश के जनता के अधिकार और पहचान का जन्म होता है।